देखो ये एक पावर सिस्टम है, यहाँ पे एक जनरेटर लगा है और यहाँ पे एक जनरेटर लगा है। यह है लोड साइड और ये है जनरेटिंग साइड। यहाँ पे भी एक छोटा कोई जनरेटर पावर प्लांट लगा होगा, वो यहाँ से जनरेट कर रहा है। इस साइड में यहाँ की वोल्टेज प्रोफाइल है V1 और इसका एंगल है डेल्टा, और यहाँ पे है वोल्टेज प्रोफाइल V2 और यहाँ पे है एंगल 0। तो यहाँ पे डेल्टा 0 से बड़ा मान के चल रहे हैं अगर, तो यहाँ से रियल पावर का फ्लो इस साइड में होगा। G1 से इस वाली बस से पावर, रियल पावर का फ्लो इस साइड में होगा अगर डेल्टा बड़ा है 0 से। रिएक्टिव पावर का क्या होगा, यहाँ पे लाइन है, ये सिर्फ इसमें रिएक्टेंस है, लाइन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ लाइन में रिएक्टिव पावर का लॉस होगा, मतलब लाइन सिर्फ रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगी। अब यहाँ से जनरेटर है, जनरेटर कुछ रियल पावर भी यहाँ से जनरेट करेगा और कुछ रिएक्टिव पावर भी जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एक लोड लगा है और यहाँ पे एक लोड लगा है, ये हमारे जनरेटिंग स्टेशन के पास में लोड लगा है और ये हमारा लोड साइड में ये लोड लगा हुआ है। यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक लगा रखा है। ये इस कैपेसिटर बैंक क्या करता है, ये कैपेसिटर बैंक जब हमारे वोल्टेज प्रोफाइल में गिरावट होती है तो ये कैपेसिटर बैंक इसको मेंटेन करता है। दूसरा काम क्या करता है, जब यहाँ पे रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कैपेसिटर बैंक हमारा रिएक्टिव पावर को मेंटेन करता है, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है। तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करके ये हमारा सिस्टम बैलेंस कर देता है। अब इस सिस्टम को एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमारे पास है एक जनरेटिंग स्टेशन में एक जनरेटर लगा हुआ है जनरेटिंग साइड में, इसका वोल्टेज 1 पर यूनिट में दिया है, 1 पर यूनिट, और डेल्टा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। और यहाँ पे B2 की वैल्यू है हमारी, जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट है 0 डिग्री पे, और जो लाइन रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू दी है 0.5 पर यूनिट। अब यहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमारा एक लोड लगा है 1 + j0 पर यूनिट, मतलब यहाँ पे रियल पावर सिर्फ कंज्यूम हो रही है लोड में और रिएक्टिव पावर हमारी 0 दी हुई है। इसका मतलब इस लोड में कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं जा रही है, जितनी भी रिएक्टिव पावर का लॉस होगा वो सारा का सारा लाइन में होगा। अब इस लाइन में रिएक्टिव पावर कहाँ से आएगी, इस BS साइड से हमारी रिएक्टिव पावर भी लाइन में ही जाएगी और ये BR साइड से, मतलब रिसीविंग एंड से भी हमारी रिएक्टिव पावर लाइन में ही जाएगी। ये क्यों जाएगी, ये हम इसके फार्मूले से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जितनी भी रिएक्टिव पावर बनेगी वो इधर से इधर फ्लो होगी लाइन की तरफ और यहाँ से लाइन की तरफ फ्लो होगी। ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब मैंने जैसे एग्जांपल में लिया है, यहाँ पे B1 की वैल्यू ये ली है और B2 की वैल्यू, मतलब BS और BR, BS की वैल्यू ये है, BR की वैल्यू ये है। तो इससे मैंने क्या किया, करंट जब निकाली, करंट कैसे निकालेंगे, BS - BR अपॉन ये रिएक्टेंस। इस करंट की वैल्यू हमारी मैग्नीट्यूड इसका आएगा इतना पर यूनिट, 1.035 पर यूनिट। इससे हमने लाइन का रिएक्टेंस निकाला, लाइन के रिएक्टेंस से लाइन में कितनी पावर हमें रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है लाइन के अंदर, वो मैंने निकाली I2XL से। तो ये हमारी रिएक्टिव पावर आई 0.536, ये हमारी लाइन की रिएक्टिव पावर आई। अब इस रिएक्टिव पावर जो लाइन को रिक्वायरमेंट है ये कौन पूरा करेगा, हमने यहाँ से QS की वैल्यू निकाली। QS मतलब सेंडिंग एंड से कितनी रिएक्टिव पावर भेजी जा रही है। तो इस बस से हमारी सेंडिंग एंड से जो हमने फार्मूला लगाया, बस इस फार्मूले से सेंडिंग एंड की पावर निकाली। तो सेंडिंग एंड की हमारी पावर ये आई, ठीक है। और ऐसे ही रिसीविंग एंड की पावर जब निकाली तो रिसीविंग एंड से पावर हमारी निगेटिव में आ रही, मतलब निगेटिव में रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर का मतलब होता है कि ये रिएक्टिव पावर हमारा भेज रहा है, ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, रिएक्टिव पावर भेज रहा है। और कहाँ भेज रहा है, लाइन के अंदर भेजता होगा, क्योंकि रिसीविंग एंड पे अगर पॉजिटिव पावर आती रिएक्टिव तो ये एब्जॉर्ब कर रहा होता लाइन से, मतलब लाइन साइड से जो भी पावर आ रही है एब्जॉर्ब कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये लाइन को पावर भेज रहा है, रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से हमारी जो QR की वैल्यू आई है वो भी निगेटिव आई है। तो निगेटिव वैल्यू का मतलब हो गया ये भी लाइन को ही सेंड कर रहा है। तो सेंडिंग एंड से पावर, रिएक्टिव पावर जो हमारी लाइन में आ रही है वो इतनी आ रही है, और रिसीविंग एंड से रिएक्टिव पावर इतनी आ रही है। तो टोटल लाइन की रिएक्टिव पावर इतनी बैलेंस हो जा रही है, क्योंकि लाइन को हमें चाहिए कितना, इतनी रिएक्टिव पावर। सेंडिंग एंड से आ रही है इतनी रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड से आ रही है इतनी रिएक्टिव पावर। अब इस रिएक्टिव पावर को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कैपेसिटर बैंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर तो है नहीं, जनरेटर नहीं है, तो पावर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। कैपेसिटर बैंक कितने वैल्यू का, 0.268 रिएक्टिव पावर का हमें कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा, जो कि ये यहाँ से रिसीविंग एंड से पावर हमारा लाइन में भेज सके, नहीं तो ये सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर है नहीं। अब ये दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमें दिया है एक जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे है और यहाँ पे ये हमारा रिसीविंग एंड है, यहाँ पे भी एक जनरेटर लगा हुआ है, इसमें लोड लगा है जनरेटिंग साइड में और रिसीविंग एंड में ये लोड लगा हुआ है। यहाँ पे एक्टिव पावर भी है और रिएक्टिव पावर भी ये लोड कंज्यूम कर रहा है। तो एक्टिव पावर तो कंज्यूम कर ही रहा है, रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ से मैंने फिर से करंट की वैल्यू निकाली।
अब यहाँ पे देखो G2 यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि जनरेटिंग नो रिएक्टिव पावर, मतलब ये जो जनरेटर G2 है ये कोई भी रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं कर रहा है, मतलब जो भी हमें रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो ये कैपेसिटर बैंक ही हमारा पूरा करेगा। तो ये जनरेटर तो कोई रिएक्टिव पावर दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे लोड रिएक्टिव पावर मांग रहा है, तो ये कैपेसिटर बैंक इसको देगा और जो रिसीविंग एंड से हमारा पावर आएगा वो भी हमें इसे देगा। तो देखते हैं रिसीविंग एंड से कितना पावर आएगा। तो लाइन में मैंने लाइन को कितना रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है ये मैंने निकाल लिया आई स्क्वायर एक्स से, 1.34 इसकी वैल्यू आई, मतलब लाइन को रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है 1.34 यूनिट पर यूनिट। अब रिसीविंग एंड पे मैंने रिएक्टिव पावर निकाली उसी फार्मूले से, तो रिएक्टिव एंड पे पावर आई -0.67। अब ये माइनस में आ गई, इसका मतलब रिसीविंग एंड पे पावर हमारी यहाँ से आ नहीं पा रही है और इसे चाहिए है। निगेटिव में आने का मतलब इसको चाहिए है रिएक्टिव पावर। होना क्या चाहिए था, ये रिएक्टिव पावर इसमें फ्लो कराता लोड में, तो ये बैलेंस हो जाता। अब यह इसे खुद ही चाहिए तो ये लोड को क्या देगा, इसलिए मैंने एक जो है कैपेसिटर बैंक लगा रखा है, पावर सिस्टम में कैपेसिटर बैंक लगाया गया जो कि इस लोड को भी बैलेंस करेगा और इसमें 0.67 की रिएक्टिव पावर जो लाइन को रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करेगा। तो कैपेसिटर बैंक की हमारी जो रेटिंग होगी वो कितनी होगी, 5 तो इस लोड के लिए और 0.67 जो इस लाइन को चाहिए वापस से। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती तो ये इतनी इस लोड को दे देता, बचा हुआ कैपेसिटर वाला दे देता, लेकिन इसे खुद ही माइनस में आया, मतलब इस खुद ही इतनी की कमी है इस लाइन को देने के लिए, तो ये दे रहा है 0.67 इसको देगा ये कैपेसिटर और 5 पर यूनिट का इसको देगा लोड को। तो टोटल इसकी रिएक्टिव पावर हमारी जो रेटिंग होगी कैपेसिटर बैंक की 5.67 पर यूनिट आएगी। अब इस जनरेटिंग साइड में क्या हो रहा है, इधर रिएक्टिव पावर तो दे नहीं रहा था ये, तो जनरेटर तो कोई मतलब नहीं है, और जब एक्टिव पावर की बात करेंगे तब जनरेटर हमारे काम में आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल में एक्टिव पावर की बात नहीं की जा रही है। अब यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन G1 है। अब यहाँ पे जो लोड लगा है वो 10 पर यूनिट का रिएक्टिव पावर ले रहा है और इसका सेंडिंग एंड का पावर मैंने जो निकाला है वो आया 6.67 पर यूनिट, मतलब यहाँ से सेंडिंग एंड से ये भेज रहा है इधर 0.67 पर यूनिट का पावर भेज रहा है। लाइन को ही चाहिए 1.34 और ये भेज रहा है सिर्फ 0.67, तो लाइन ही 0.67 को कंज्यूम कर लेगा और उसके अलावा 0.67 कंज्यूम करने के बाद भी इस लाइन को 0.67 की ज़रूरत पड़ रही है जो कि ये कैपेसिटर बैंक इसको दे रहा है। ठीक है, देखो ये सेंडिंग एंड से हमारी जो पावर जा रही है 0.67 पर यूनिट जा रही है रिएक्टिव पावर, और लाइन को कंज्यूम करना है कितना 1.34। अब 1.34 0.67 इधर से आ रही है तो ये कंज्यूम कर लेगा उतनी, प्लस 0.67 कंज्यूम करने के बाद भी इसे 0.67 की रिक्वायरमेंट है जो ये कैपेसिटर बैंक पूरा करेगा, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ जनरेटर से कोई रिएक्टिव पावर जा नहीं रही। अब देखो 0.67 तो इधर जा रही है और 10 पर यूनिट यहाँ ज़रूरत है इसको, तो जनरेटर को कितना निकालना पड़ेगा, 10 इसको देना है और सेंडिंग एंड से 0.67 इधर जा रही है, तो सेंडिंग एंड से जो 0.67 इधर जा रही है वो प्लस 10 ये जो लोड को देना है इसको, तो जनरेटर को रिएक्टिव पावर जनरेट करना पड़ेगी 10 इस लोड वाली और 0.67 जो इधर जा रही है सेंडिंग एंड से। तो इस जनरेटर की जो रिएक्टिव पावर ये निकाल रहा होगा वो 10.67 निकाल रहा होगा, लेकिन इस जनरेटर को निकालना कितना चाहिए था, 1.34 तो इसको देने के लिए निकालना चाहिए था और 5 इसके लिए निकालना चाहिए था। तो 1.34 और 5 6.34 अगर ये निकालता होता प्लस 10 ये 16.34 रिएक्टिव पावर पर यूनिट में निकालता होता अगर ये जनरेटर, तो इस कैपेसिटर बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 10 इसको देता 1.34 इसको देता तो 11.34 हो गया और 5 इसको देता तो 16.34 पर यूनिट का ये रिएक्टिव पावर अगर निकालता होता जनरेटर तो ये कैपेसिटर बैंक की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेट के लिए।